एलियन पार्ट 2। एक ऐसी घटना जो पब्लिक से छुपाई गई थी। तो क्या थी वो घटना, चलो इस वीडियो में समझते हैं बहुत ही बारीकाई से। To 1947, but the term flying saucer. Since the late 1940s, Americans have been fascinated with the Area 51. साल था 1947। ये जो साल था वो बहुत ही खास था क्योंकि इस साल 1947 में यूएफओ साइटिंग्स सबसे ज्यादा रिपोर्ट की गई थी। मतलब कि एलियन यूएफओ जगह जगह पर दिखती रहती है, पर बाकी सालों से अलग इस साल में हर रोज कहीं ना कहीं से एलियन साइटिंग्स की रिपोर्ट आती रहती थी। 1947 के जून से लेकर दिसंबर यानी आखिरी के 6 महीने में ही 300 से ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स को रिपोर्ट किया गया था। और ये 300 यूएफओ की घटना में से एक घटना जो पब्लिक से छुपाई गई थी, और वो घटना है द रोजवेल क्रैश। जून 14, 1947 इस दिन को कुछ क्रैश हुआ था और लोकेशन था फ्रॉस्टर रेंच, न्यू मैक्सिको। उस दिन कुछ क्रैश हुआ था। तब मैक ब्रेजल नाम का एक किसान उस क्रैश वाली साइट पर जाता है और वो उस क्रैश हुए पार्ट को उठाता है। वो पहला व्यक्ति था जिसने इस क्रैश वाली घटना सबसे पहले पता चली थी। वो इस क्रैश वाले ऑब्जेक्ट के मलबे को उठाता है, उसके पार्ट को। फिर 3 दिन के बाद वो किसान तय करता है कि वो इस अजीब से मलबे को गवर्नमेंट ऑफिसर को सौंप देंगे। फिर वो गया एक ऑफिसर के पास जिसका नाम था जॉर्ज वेलकॉक्स, और उन्होंने सब कुछ बता दिया। फिर गवर्नमेंट ऑफिसर जॉर्ज वेलकॉक्स इस बात को अपने ऊपर वाले ऑफिसर को सेंड करते हैं। ये इस बात को जनरल रोजर को बताते हैं कि रोजवेल में कुछ क्रैश हुआ है और उसके अंदर अजीब से मलबे निकले हैं। फिर जनरल रोजर जेसी मार्शल नाम के एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर को कहते हैं कि तुम क्रैश वाली जगह पर जाके इन्फेक्शन करो कि वहाँ आखिर क्या गिरा है। फिर जेसी मार्शल उस क्रैश वाली साइट पर पहुंचे, तब वो कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल रोजर को भेजते हैं। फिर जनरल रोजर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो कि पब्लिक में इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम ये पब्लिक में न्यूज रिलीज कर दो कि हमें एक कॉटन कोट फ्लाइंग सॉसर्स मिला है, यूएफओ। उसके अगले दिन ही न्यूज़पेपर में ये खबर छपने लगी कि रोजवेल आर्मी को एक फ्लाइंग सॉसर को पाया है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर को पाया है। फिर अगले ही दिन जनरल रोजर अपनी बात से पलट जाते हैं और ये पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन रिलीज करते हैं कि ये सिर्फ वेदर बलून था। और फिर इस फोटो को न्यूज़पेपर में रिलीज किया गया और ये बताया गया कि इस मलबे में रबर, टिन फॉइल और छोटे मोटे पेपर्स के टुकड़े मिले हैं। और ये कहा गया कि ये सिर्फ वेदर बलून था, वेदर बलून के बदले और कुछ नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया इस घटना को भूल गई, केस खत्म। पर क्या आपको यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लगा? पहले दिन कहा गया कि फ्लाइंग सॉसर मिला है, फिर दूसरे ही दिन अपनी बात से पलट गए कि यह सिर्फ वेदर बलून ही था। फिर यह वेदर बलून वाली घटना के बाद दुनिया इस घटना के बारे में भूल गई। पर 1947 के इस घटना के 31 साल के बाद 1978 में फ्रेंड मैन यूएफओ रिसर्चर्स ने जेसी मार्शल का इंटरव्यू लिया था। वही जेसी मार्शल जिसे क्रैश वाली जगह पर पहली बार इन्फेक्शन के लिए भेजा गया था। 1978 आते आते जेसी मार्शल रिटायर हो चुके थे और उन्होंने इंटरव्यू के एक ऐसे स्टेटमेंट के चलते ये रोजवेल क्रैश वाली वो घटना 31 साल के बाद फिर से चर्चा में आने लगी। उन्होंने इंटरव्यू में बातों बातों में ये कह दिया कि द व्रेकेज वॉज डिफरेंटली नॉट ए वेदर बलून। यानी उन्होंने ये कहा था कि जब मैंने उन टुकड़ों को उठाया था तब मुझे ये लग रहा था कि मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं, अजीब सी चीज थी वो ऐसा मटेरियल था जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। मैंने ऐसी चीज अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उनके पूरे इंटरव्यू का ये थोड़ा सा ही पार्ट था। इसका मतलब ये कि उस चीज को इन्होंने उठाया था तब उनके हाथों में कुछ फील ही नहीं हो रहा था। जब किसी भी चीज को आप उठाते हो तब आपके हाथों में सेंस होता है जो आपको बताता है कि आपने कुछ पकड़ा है। बिल्कुल वही चीज इन्हें फील नहीं हो रही थी, मानो कि ये कोई एलियन मेटल है। फिर उन्होंने ये कहा कि इट वॉज नॉट एनीथिंग फ्रॉम दिस अर्थ। यहाँ तक इस लाइन का भी जिक्र इन्होंने किया था। मतलब इन्होंने ये बताया था कि यह मलबा हमारी धरती का तो लग ही नहीं रहा था। फिर जेसी मार्शल ने यह कहा कि इंटेलिजेंट ऑफिसर होने के नाते
मुझे सारे मटेरियल के बारे में पता है, पर धरती के किसी भी चीज में मैंने वैसी चीज कभी नहीं देखी थी। फिर इस इंटरव्यू के बाद यूएफओ रिसर्चर्स फ्राइडमैन का शक और भी बढ़ गया। फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जो कि इस घटना से जुड़े हुए थे। फिर लास्ट में उन्होंने पब्लिकली इस कंक्लूजन को निकाला कि ये बहुत ही बड़ा कवर अप किया गया था और पब्लिक से इस बात को छुपाई गई थी। फिर ये थियरी बनाई गई कि असल में ऑफिसर के पास सारी जानकारी थी, जैसे कि क्रैश साइट का मटेरियल क्या गिरा था, इसकी जानकारी, शायद एक स्पेसक्राफ्ट, यहाँ तक कि एलियंस बॉडीज की भी संभावनाएं हैं। इसके बाद 1947 की और रोजवेल क्रैश वाली घटना की चर्चा लोगों में फिर से होने लगी। फिर फरवरी 1994 में जनरल अकाउंटिंग ऑफिसर ने एक जांच शुरू किया लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, और पब्लिक को ये बताया गया कि अब गवर्नमेंट उस रिकॉर्ड को देखेगी जो कि रोजवेल से जुड़ी हुई है। फिर अगले साल 1995 में गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसका नाम था द रोजवेल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वो मलबे वेदर बलून के ही थे जो कि प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया था, और इसमें एलियन और स्पेसक्राफ्ट दूर दूर तक कहीं नहीं था। और ये बताया गया कि शुरू में 1947 में जो फ्लाइंग सॉसर की न्यूज छपी थी वो एक और रिएक्शन था। फिर 1997 में गवर्नमेंट ने एक और रिपोर्ट को निकाला और इस रिपोर्ट का नाम था द रोजवेल रिपोर्ट, केस क्लोज्ड। इस रिपोर्ट में आखिरी जो डाउट था उसे भी क्लियर किया गया जो कि था एलियन बॉडीज। 1947 में जब ये घटना हुई थी तब एक बात फैली हुई थी कि कहीं एलियंस बॉडीज मिली है, तो 1997 में इस रिपोर्ट में इस बात की भी एक्सप्लेनेशन की गई थी कि वो ये था कि 1950 के समय में मिलिट्री हेलो पैराशूट जंपिंग के इफेक्ट को टेस्ट कर रही थी। उस समय इतनी ऊंचाई से जंपिंग नई नई टेक्निक थी। इसके लिए डमी बॉडीज यानी प्लास्टिक से बनाए गए बॉडीज को बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता था। मिलिट्री का ये कहना था कि लोग इन्हीं को एलियन बॉडीज समझने लगे। बट आपने एक चीज को नोटिस किया, मिलिट्री ने कहा 1950 में ये डमी बॉडीज की टेस्टिंग करते थे, लेकिन ये रोजवेल क्रैश वाली घटना तो 3 साल पहले ही यानी 1947 में हुई थी। रोजवेल वाली घटना तो 3 साल पहले हुई थी, तो लोग आखिर डमी बॉडीज को कैसे देख सकते हैं? समझ रहे हो इस बात को? कुछ तो छुपाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि एलियन बॉडीज गिरी थी, वो ये कहते हैं कि उस एलियन बॉडी की हाइट 4 फीट तक थी। जो लोग इन बॉडीज को देखने का दावा करते हैं वो इनकी हाइट को 3 से 4 फीट बताते हैं। अब हम आर्मी के उन डमी बॉडीज की बात करें तो उनकी हाइट हमेशा से 6 फीट से ज्यादा होती थी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जिसे सुनकर आपका शक और भी बढ़ जाएगा, वो ये है कि जब 1947 में उस फाइल को खोजा गया जिनमें इस क्रैश वाली घटना के मलबे की सारी जानकारी रखी गई थी, जो डॉक्यूमेंट थे उसे खोजा गया, तो ये पता चला कि जनवरी 1947 से लेकर अक्टूबर 1947 की जितनी भी फाइल्स थी वो सब वहां से गायब थी। सबसे मेन बात तो ये है कि गवर्नमेंट के हिसाब से वो सिर्फ वेदर बलून ही था, तो उनकी रिपोर्ट, उनकी फाइल्स वहाँ से आखिर कहाँ चली गई? बल्कि सभी फाइल्स, सभी रिपोर्ट वहाँ पर सही सलामत थी, बस रोजवेल क्रैश वाली फाइल्स ही वहाँ से गायब थी। इसका मतलब 1947 में उस रोजवेल क्रैश वाले दिन कुछ तो हुआ था जो गवर्नमेंट पब्लिक के सामने नहीं आने दे रहे थे। अब हम इनके दूसरे साइड को देखें तो ये पता चलता है कि सच में इसके अंदर एलियंस थे। ये सब बात उस यूएफओ रिसर्चर्स फ्राइडमैन के इंटरव्यू से पता चली है। उन लोगों का इंटरव्यू जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उनका कोई ना कोई कनेक्शन था इस रोजवेल क्रैश वाली घटना के साथ, जैसे कि वो किसान, फिर वो ऑफिसर, फिर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन, फिर मिलिट्रीज, और ऐसे करते करते 600 लोग इस घटना को देखे थे जो कि विटनेस होने का दावा करते हैं। थॉमस जे केरी और डोनाल्ड स्मिथ, ये दो बहुत ही बड़े रिसर्चर्स थे उस समय के। इन दो ने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था विटनेस टू रोजवेल, और ये सब बात उनकी किताब से ही पब्लिक को पता चला। 10 या 12 लोग अगर एक ही घटना के विटनेस होते तो शायद हम मान सकते हैं कि वो गलत है, पर अगर 600 लोग एक ही घटना के बारे में बात करें और एक ही फैक्ट को बताएं तो क्या वो गलत हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, ये गलत नहीं है। जब ये क्रैश हुआ था तब सबसे अजीब बात क्या थी सोचो। इस स्टोरी में सबसे पहले शुरू में क्या हुआ था, ब्राजील नाम का एक किसान मलबे को ऑफिसर लोगों को दिया और वहीं उस किसान का काम खत्म हो गया। पर यह बात तो ऑफिशियल है,
असल में कुछ और ही हुआ था। चलो पीछे चलते हैं। जब वो किसान उस मलबे को पहली बार गवर्नमेंट के हाथों में सौंपे थे, जब पहली बार जॉर्ज विल्कोक्स को दिए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि अदर वर्ल्डली, मतलब कि बाहर की दुनिया का। तभी एक नए इंसान की एंट्री होती थी। वो इंसान उस समय के रेडियो आरजे थे, जिसका नाम था फ्रैंक जॉइस। उन्होंने इस रोजवेल घटना के बारे में जो किसान था उससे बात किया था। उसी दिन ये बात हुई थी जब वो किसान को पहली बार वो क्रैश साइट मिली थी। तब उस किसान ने रेडियो आरजे को साफ साफ कह दिया था कि क्रैश साइट पे एक यूएफओ उतरा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि एलियन बॉडीज भी वहाँ पर मिली थी। फिर वो किसान इस बात को उस रेडियो शो में बताने वाले थे अगले दिन। फिर अगले ही दिन उस किसान ने उस रेडियो शो में उस घटना के बारे में बात करने से मना कर दिया। फिर इसके बाद उस किसान को उस क्रैश वाली साइट की घटना के बारे में पूछा गया। तब उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ वेदर बलून था। अपने यूएफओ वाली स्टेटमेंट को उस किसान ने वापस ले ली, लेकिन इसके बाद उस किसान ने अपनी खेती का काम को छोड़ दिया और उन्होंने फिर न्यू मैक्सिको में अपना एक बिजनेस शुरू किया, और वो शिफ्ट हो गया उस जगह से ही। समझ रहे हो इस बात को? सबसे पहले किसान ने उस रेडियो शो के होस्ट को सारी बातें बताई थी कि उस दिन यूएफओ उतरा था, एलियन बॉडीज भी मिली थी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले ही दिन वो भी अपनी जुबान से पलट गया। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन कि वो किसान भी अपनी जुबान से पलट गया? फिर उस रेडियो शो के होस्ट ने उस किसान की फैमिली से बात किया, तो ये पता चला कि उस दिन शाम को मिलिट्रीज घर पर आई थी और मिलिट्री ने उस यूएफओ वाली बात को किसी से भी करने से मना कर दिया था। और विचारकों का ये कहना है कि वही वो कारण था जिसके चलते उस यूएफओ वाली बात को वापस ले लिया उस किसान ने। और फिर किसान ने पब्लिक में यूएफओ एलियन की बात किसी से भी नहीं करी। और एक अजीब बात तो ये है कि जो जॉर्ज विल्कोक्स थे, जो कि क्रैश वाली जानकारी को सबसे पहले ऊपर भेजे थे, वो उस घटना के बाद अचानक से छुट्टी पर चले गए। पर उस समय के जॉर्ज विल्कोक्स के ऑफिस में जो स्टाफ था, उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम था जॉय, उन्होंने ये कहा था कि वो एक्चुअली में कोई छुट्टी पे नहीं गए थे, वो एक बहाना था। वो असल में छुट्टी पे नहीं बल्कि छुट्टी के बहाने क्रैश वाली लोकेशन पर गए थे, उस जगह का क्लीन अप यानी साफ करने के लिए, उस जगह को पूरी तरीके से साफ करने के लिए गए थे। सबसे खास बात इस फोटो से जुड़ी हुई है, जो वहाँ के पब्लिक इंफॉर्मेशन थे, जिसका नाम था वोल्टर। उन्होंने एक सीक्रेट फाइल को बनाया था। उनके मौत के बाद वो सीक्रेट फाइल सामने आई। उस फाइल में उन्होंने ये लिखा था कि जो फोटो पब्लिक में दिखाई गई थी क्रैश मटेरियल की, वो असल में झूठ थी। उसमें लिखा हुआ था जो असल में क्रैश मटेरियल था उसे बदल दिया गया था वेदर बलून के पार्ट से, और इस फोटो को खींचा गया था। और एलियन बॉडीज की बात करें तो जितने भी विटनेस थे सब एक ही तरीके की बात करते हैं उस बॉडी को लेकर, जैसे 4 फीट की हाइट और जिनका सर बड़ा था और आंखें बहुत बड़ी थी। उस स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो वहाँ के डिपार्टमेंट में एक फ्लाइट इंजीनियर थे जिसका नाम था विलियम। पहले तो सालों तक विलियम ये कहते आ रहे थे कि उस क्रैश में सच में वेदर बलून ही था, पर साल 2008 में विलियम ने ये साफ साफ पब्लिक में कह दिया कि वहाँ पर एक यूएफओ क्रैश हुआ था। उन्होंने ये कहा कि उस यूएफओ स्पेसशिप को मैंने अपनी आंखों से देखा था, जिसमें कोई इंजन नहीं था। और उन्होंने ये कहा कि मरने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि वो स्पेसशिप आखिर कैसे उड़ता था। अब उस मलबे की बात करें तो वहाँ के गवर्नमेंट साइंटिस्ट ने ये कहा था कि हम पूरी तरीके से श्योर है कि ऐसा कोई मटेरियल धरती पे पाया नहीं जाता। ये श्योरली दूसरी दुनिया का मटेरियल है। इनफैक्ट जहाँ पर यह क्रैश हुआ था उस जगह पर 2 बार कहीं शक करने वाली टीम ने खुदाई भी की थी, इस उम्मीद से कि वहाँ पर कुछ सुराग मिलेगा, पर क्रैश के मार्क ही उस जमीन पर मिला और कुछ भी नहीं मिला। इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि अगर सच में इसके ऊपर वेदर बलून ही गिरा था तो इस जगह की सफाई इतनी बारीकाई से क्यों करी गई कि एक भी एलिमेंट, एक भी पीस वहाँ पर नहीं मिला। ऊपर नहीं तो मिट्टी में दबा हुआ भी मिलना चाहिए था, पर एक भी टुकड़ा वहाँ पर नहीं मिला। सबसे मेन बात तो ये है कि उस यूएफओ स्पेसशिप और एलियंस की बॉडी को कहाँ शिफ्ट कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, ये बात आज तक किसी को पता नहीं चली। गवर्नमेंट आज भी पब्लिक को ये बात बता रही है कि वहाँ पर एक वेदर बलून ही क्रैश हुआ था, लेकिन बात तो कुछ और है जो गवर्नमेंट पब्लिक के सामने सच बात को नहीं आने दे रही। लेकिन उस दिन वहाँ पर सच में क्या हुआ था ये बात वहाँ की गवर्नमेंट पब्लिक को नहीं बता रही। विचारकों का ये मानना है कि वहाँ
वहाँ की गवर्नमेंट ने उस यूएफओ स्पेसशिप को और एलियंस बॉडीज को कहीं सीक्रेट जगह पर रखा हुआ है आज भी। अगर ये बात सच है तो पूरी दुनिया में एक ही ऐसी जगह है वहाँ पर वो स्पेसशिप और एलियंस की बॉडी को रखा जा सकता है, और वो है एरिया 51। एरिया 51 के ऊपर भी बहुत ही जल्द पार्ट 3 आने वाला है। तो ये थी रोजवेल क्रैश की ऑल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।